नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। नतीजों के पैटर्न को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर है। आरजेडी के ज्यादातर यादव प्रत्याशी चुनाव हार गए। जेडीयू और भाजपा के कई यादव प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब। ऐसे में सवाल उठ रहा है, यही ट्रेंड यूपी में भी रहता तो क्या होगा। इससे निपटने के लिए क्या सपा के पास कोई रणनीति है? पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही सपा क्या इसमें और धार देगी? क्या इसी रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो और बसपा पर सीधे अटैक करने से बचने का फरमान जारी किया गया? बिहार के नतीजों से सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर देखी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि बिहार में महिलाओं के रुख को देखकर कहीं यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले 5 से 10 हजार रुपए देने का दाव भाजपा यहां भी ना चल दे। सपा के शीर्ष नेताओं ने अपने प्रवक्ताओं से कहा कि वे बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती पर कोई टिप्पणी ना करें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के समय को और बढ़ाने की मांग की है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, उस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी विपक्षी दलों का मिलकर यही प्रयास है कि मतदाता सूची अच्छी बने। भाजपा को खेल करना चाहती है, जो खेल बिहार में देखने को मिला। आरजेडी तमाम वो सीटें हार गई जहां सबसे ज्यादा वोट एसआईआर में कटे थे। आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के और समय बढ़ाने की मांग की है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, उस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी विपक्षी दलों का मिलकर यही प्रयास है कि मतदाता सूची अच्छी बने। भाजपा को खेल करना चाहती है, जो खेल बिहार में देखने को मिला। आरजेडी तमाम वो सीटें हार गई है जहां सबसे ज्यादा वोट एसआईआर में कटे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद में आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश सत्र में शामिल होकर दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी, आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम सेक्टर में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इस सत्र में उद्योग समूह को मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हैदराबाद के ग्रीनको मुख्यालय का भ्रमण करेंगे और ग्रीनको समूह के शीर्ष नेतृत्व से ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और औद्योगिक निवेश पर चर्चा करेंगे। इसके बाद द लीला होटल में आयोजित मुख्य सत्र में मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, आईटीआईएस, ईएसडीएम, बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई के निवेश योजनाओं और आगामी प्रोजेक्ट्स पर 1-to-1 चर्चा करेंगे। सत्र में बायोटेक क्षेत्र पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल मीटिंग भी होगी, जिसमें नवाचार आधारित उद्योगों को अनुसंधान आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पूरे दिन उद्योगपतियों के साथ संवाद जारी रखेंगे, जिससे विभिन्न समूह अपने निवेश प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तृत विमर्श करें। यह संवाद प्रदेश में नई औद्योगिक निवेश और दीर्घकालिक साझेदारियों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा और मध्य प्रदेश को एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।
महाराष्ट्र के ठाणे से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ठाणे जिले के अंबरनाथ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा अंबरनाथ पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर हुआ। अंबरनाथ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही टाटा नेक्सन कार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई और विपरीत दिशा से आ रही कई मोटरसाइकिलों से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और नियंत्रण खोने के बाद सीधे दूसरी लेन में जा घुसी, जहां सामने से आ रही बाइक सवारों को कुचल दिया गया। टक्कर में एक बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में शामिल टाटा नेक्सन अंबरनाथ के शिवसेना नेता प्रमोद चौबे के नाम पर पंजीकृत है। हादसे के समय उनकी पत्नी सुमन चौबे भी कार में मौजूद थी। सुमन चौबे शिवसेना सिंदे गुट से नगर परिषद का चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव प्रचार के लिए बुआपाड़ा जा रही थीं। राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस अलर्ट मोड में है। प्रदेश भर के मदरसों की जांच की प्रक्रिया शुरू करते हुए एटीएस ने बांदा जिले के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों, प्रबंधकों और छात्रों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके लिए एटीएस की ओर से जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र मिलते ही जिले के अल्पसंख्यक विभाग ने सभी मदरसों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट आज ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। ईडी ने चार्जशीट में दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य को आरोपी बनाया है। वहीं इससे जुड़े सीबीआई के मामले में भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। सीबीआई ने चार्जशीट में दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत को आरोपी बनाया है। मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में एंटी नारकोटिक सेल ने फिल्मों से जुड़े 2 नामों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलीम शेख ने अपनी बयानबाजी में अभिनेता सिद्धांत कपूर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अफ्तार रमवाड़ी का नाम लिया, जिसके बाद एएनसी ने दोनों को समन भेजा है। आपको बता दें, मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में एंटी नारकोटिक सेल ने फिल्मों से जुड़े 2 नामों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलीम शेख ने अपनी बयानबाजी में अभिनेता सिद्धांत कपूर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अफ्तार रमवाड़ी का नाम लिया है, जिसके बाद एएनसी ने दोनों को समन भेजा है। आपको बता दें, मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में एंटी नारकोटिक सेल ने फिल्मों से जुड़े 2 नामों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलीम शेख ने अपनी बयानबाजी में अभिनेता सिद्धांत कपूर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान का नाम दिया है। श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने संसद से 5 साल पहले पारित चारों लेबर कोड श्रम संहिता को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें गिग वर्कर्स समेत श्रमिकों के हितों के लिहाज से यूनिवर्सल सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा देने, सभी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने, सीमित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधा देने जैसे अहम प्रावधान किए गए हैं।
इतना ही नहीं, अब ग्रेजुएटी के लिए 5 साल तक की नौकरी की न्यूनतम अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि 1 साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेजुएटी लाभ पाने का हकदार हो जाएगा। ओवरटाइम का भुगतान के नियम समेत श्रमिक तथा कंपनियों दोनों के हित में कई बदलाव हैं। लेबर कोड का हिस्सा। राजधानी में हवा की गति तेज होने से हवा थोड़ी साफ हुई है, लेकिन इससे निवासियों को राहत नहीं मिली है। आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। कुछ इलाकों में AQI 400 पार भी गया है, जिससे वहां की हवा गंभीर श्रेणी में मानी जा रही है। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर में आरंभ हुए धार्मिक अनुसंधान 25 नवंबर को दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले लगभग 7,000 अतिथियों, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं आयोजन के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि आने वाले विशेष अतिथियों के लिए 10,000 प्रीमियम प्रसाद बॉक्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इन डिब्बों में उच्च गुणवत्ता वाले देसी घी के लड्डू पैक किए जाएंगे, जिन्हें ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट जनों के बीच वितरित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए 50 क्विंटल लड्डू प्रसाद तैयार किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनने वाले इन देसी घी के लड्डुओं को स्वच्छता और गुणवत्ता के विशेष मानकों के अनुसार तैयार कराया जा रहा है। बता दें कि ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरण किया जाएगा और कुछ बाहरी संस्थानों के द्वारा भी प्रसाद का निर्माण करवाया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में शुक्रवार को प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। मंत्री ने फीता काटकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 160 से अधिक उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए, जिनमें खादी, ग्रामोद्यान, हस्तशिल्प तथा स्वदेशी उद्योगों से जुड़े उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार है। गांधी जी के स्वावलंबन के विचार को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार खादी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री राकेश सचान ने शुक्रवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में 10 दिवसीय खादी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलन कर, फीता काटकर आयोजन की शुरुआत की। महोत्सव में प्रदेश भर से आए 160 से अधिक उद्यमियों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग से निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। गोमती नगर के संस्कृत विश्वविद्यालय में लगातार 160 से अधिक हमारे उत्पाद जो अभी हम लोग टहल रहे थे, देख रहे थे, प्रदेश के तमाम सारे उद्यमियों ने अपने उत्पाद को यहाँ लगाया है। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान ने चयनित लाभार्थियों एवं उद्यमियों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्य स्तरीय उत्कृष्ट इकाइयों के रूप में मेरठ के दीपक कुमार को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 40,000 रूपए, गोंडा की ममता को द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 30,000 रूपए तथा हाथरस के संजय सिंह को तृतीय पुरस्कार स्वरूप 20,000 रूपए प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मिला 30,000 का चेक। क्या कहना चाहते हैं? हम तो योगी बाबा को धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत हमको पुरस्कार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। जो हमारे जैसे नवयुवक हैं वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं
और ऐसे ही सरकार प्रयास कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज के फैशन के इस दौर में देश में छोटी छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रेज युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। फैशन शो एवं निफ्ट जैसी संस्थाओं की सहभागिता से खादी को नया स्वरूप भी मिल रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से खादी उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कारीगरों को अधिक आय और पहचान मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की ने बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते, कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने भी दो टूक कह दिया कि यूक्रेन को लगातार मदद करना संभव नहीं है। यूक्रेन जंग को जल्द समाप्त करने के लिए ट्रंप ने रूस से मिलकर गुपचुप मसौदा तैयार किया था। इस शांति समझौते के ड्राफ्ट को ट्रंप ने जेलेंस्की के पास भिजवाया था। हालांकि ड्राफ्ट की शर्तों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि ड्राफ्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूस के हाथों खोए डोनेस्क और लुहांस्क पर अपना अधिकार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को कहा गया था। ट्रंप के पीस प्लान में यूक्रेन को अपने संविधान में नाटो की सदस्यता कभी न लेने की बात को शामिल करने के लिए भी कहा गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि देश अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में एक का सामना कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी प्रस्ताव के प्रभावों पर विचार कर रहा है। कीव में अपने कार्यालय के बाहर एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और दोहराया कि वो यूक्रेनी लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। चीन परमाणु विस्फोटकों को झेलने के लिए 78,000 टन का एक कृत्रिम द्वीप डिजाइन कर रहा है। यह एक गतिशील अर्ध पनडुब्बी और दो पतवार वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पर बिना किसी नई चीज की जरूरत के 4 महीने तक 238 लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसका बुनियादी ढांचा चीन के फुजियान विमान वाहक पोत जितना बड़ा है और ये 2028 में चालू हो जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा तैरता हुआ द्वीप है। ये 6 से 9 मीटर ऊंची लहरों और श्रेणी 17 के तूफानों, सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अलावा समुद्र की उथल-पुथल का भी सामना कर सकता है। परियोजना का नेतृत्व कर रहे शिक्षाविद लिन झोंकाकिन ने इकोनॉमिक इंफॉर्मेशनल डेली को बताया कि हम डिजाइन और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य 2028 तक इसे परिचालन की स्थिति में लाना है। करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चल रहे विवाद में अब नया ट्विस्ट आ गया है। लीगल ड्रामा तब और तेज हो गया जब संजय की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव के 6 साल के बेटे ने एंट्री मारी। प्रिया के बेटे ने करिश्मा के बच्चों द्वारा वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया। जस्टिस ज्योति सिंह के सामने प्रिया के नाबालिग बेटे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने दलील दी कि समायरा कपूर और उनके नाबालिग भाई द्वारा दायर की गई चुनौती सिर्फ अटकलें और अनुमान है।